नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम करने वाले हैं 10 चैप्टर और 10 चैप्टर का नाम है उपनिवेशवाद और देहात। देहात का मतलब आप सबको पता है, गांव वाला एरिया उसको बोलते हैं देहात। विलेज जो होते हैं वो होते हैं देहात। तो 9 चैप्टर में जब हमने पढ़ा तो हम मुगलों के बारे में पढ़ रहे थे। उस समय पे हमें पता चल चुका था कि अंग्रेज़ों की जो एंट्री है वो मुगलों के समय में हो चुकी है। उसके बाद जब मुगल राजा कमज़ोर होते गए थे और अंग्रेज़ों की पावर बढ़ती गई थी, उसके बाद भारत के ऊपर अंग्रेज़ों का राज हो गया। और जो है सबसे पहले अंग्रेज बंगाल में राज करने लगे। तो एक लड़ाई हुई थी 1757 में पलासी नाम की जगह पर, बंगाल के नवाब में और जो अंग्रेज हैं उनके बीच में हुई थी। बंगाल के नवाब का नाम था सिराजुद्दौला। तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच में जो लड़ाई हुई 1757 में, पलासी की लड़ाई, उसके बाद भारत पर अंग्रेजों का राज कायम हो गया और पूरे बंगाल पर वो उन्होंने कब्जा कर लिया और वहाँ पर वो अपने रूल वगैरह चलाने लगे। तो इस चैप्टर में हमें सबसे पहले यही पढ़ना है कि जब बंगाल में अंग्रेजों का राज शुरू हुआ तो बंगाल के जो देहात थे, यानी बंगाल के जो गांव थे, उनके अंदर उन्होंने कैसे राज चलाया, कैसा उन्होंने टैक्स सिस्टम रखा, वहाँ के लोगों की हालत क्या थी। तो शुरुआत हमारी चैप्टर की बंगाल से ही होगी। तो ये चैप्टर पढ़ने से पहले हमें अंग्रेज़ों का टैक्स सिस्टम पता होना चाहिए कि अंग्रेज जब यहाँ पर राज कर रहे थे तो उन्होंने किस तरीके से टैक्स सिस्टम को लागू किया, यानी कि कर व्यवस्था को लागू किया। इंग्लिश में होगा टैक्स कलेक्शन और हिंदी में होगा कर को लेना, कर को इकट्ठा करना। क्लियर? तो हम इसमें टैक्स के बारे में जानेंगे। जैसे हर गवर्नमेंट कोई भी हो, चाहे आज वाली गवर्नमेंट हो, चाहे राजा हो, चाहे कोई भी हो, हमेशा जनता के टैक्स पर ही वो डिपेंड रहती है, जनता के टैक्स पर ही वो हमेशा निर्भर रहती है। तो सबसे पहले हमें अंग्रेजों के 3 टैक्स सिस्टम जानने होंगे, जिसमें से पहला है जमींदारी सिस्टम। क्या है? जमींदारी सिस्टम। दूसरा है रैयतवाड़ी सिस्टम। तीसरा है महलवाड़ी सिस्टम। क्या क्या? जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। इन तीनों को बड़े अच्छे से समझना, बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल अच्छे से आप ये वीडियो देखते रहो लास्ट तक, आपको बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो तीनों हैं क्या क्या? जमींदारी, रैयतवाड़ी और महलवाड़ी। सबसे पहले बात करते हैं जमींदारी की। अब जो जमींदारी है उसका नाम सिर्फ जमींदारी नहीं आएगा, इसके 2-3 नाम और हैं। इसको ईस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, उसके साथ साथ इसको स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। क्या क्या कहते हैं? जमींदारी व्यवस्था, ईस्तमरारी बंदोबस्त और स्थायी बंदोबस्त। तीनों नाम आप याद रखोगे, कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं, या तो ईस्तमरारी दे दें, या स्थायी बंदोबस्त दे दें, या जमींदारी सिस्टम दे दें। इंग्लिश में इसके 2 नाम बनते हैं, एक तो जमींदारी सिस्टम यही, दूसरा बनता है जो स्थायी बंदोबस्त है उसकी इंग्लिश, वो होगा परमानेंट सेटलमेंट। तो अगर आपसे पूछते हैं परमानेंट सेटलमेंट क्या है, स्थायी बंदोबस्त क्या है, तो आपको उसमें जमींदारी सिस्टम को ही बताना है। देखो, मैंने अभी आपसे कहा था कि बंगाल में अंग्रेजों का राज शुरू हो गया सबसे पहले 1757 के बाद। क्लियर? तो इसके बाद अंग्रेजों ने क्या किया, पूरे एरिया पर उन्हें कंट्रोल करना था, तो जितने भी राजा वगैरह थे बंगाल के, उन सबको इकट्ठा किया। जितने भी साहूकार लोग थे, यानी जो भी पहले पावर रखते थे, चाहे वो नवाब हो बंगाल का, या नवाब के अलावा और भी जो छोटे राजा होंगे, छोटे नवाब होंगे, ताल्लुकदार जो होंगे, ताल्लुकदार का मतलब होता है बड़े किसान जिनके पास बहुत ज़मीनें हों, उनकी पावर हो जहाँ पर, ठीक। तो ताल्लुकदार लोगों को, नवाबों को, राजाओं को, सबको इकट्ठा कर कर अंग्रेज़ों ने एक सिस्टम चला दिया कि आज से जो है तुम्हारी राजा वाली पावर तो ख़त्म है सारी, और तुम्हें अब हमारे अंडर रहकर टैक्स लेना है। तो जितने भी राजा वगैरह जो भी ये लोग थे पावरफुल बंगाल में, सबको बना दिया जमींदार। क्या बना दिया? जमींदार। अब चाहे वो नवाब हो, चाहे कोई दूसरा राजा हो, चाहे कोई और हो, सबको क्या नाम दे दिया? जमींदार नाम दे दिया। और बंगाल पर लागू कर दी जमींदारी व्यवस्था। क्या लागू कर दी? जमींदारी व्यवस्था। अब इसमें टैक्स कैसे लेते थे वो? तो क्या करते थे, एक आदमी को कुछ ज़मीन दे दी कि इस ज़मीन से आप सारा टैक्स लोगे। फॉर एग्जांपल मान लो नवाब है, उसको बना दिया क्या? जमींदार। पहले जो उसकी ताकत थी वो सारी ताकत उससे छीन ली, उसको केवल एक ताकत दे दी गई कि मान लो आपको दे दिए हैं हमने 400 गांव,
इन 400 गांवों से जितना भी टैक्स आएगा ना उसको इकट्ठा करने की जिम्मेवारी आपकी है, हमारा कोई उसमें इंटरफेयर नहीं होगा। ये कहा अंग्रेजों ने। तो वो जमींदार क्या करेगा, उस 400 गांवों से सारा टैक्स इकट्ठा करेगा अपने पास, कैसे भी करे, वो उसकी हेडेक है, अंग्रेजों का कोई रोल नहीं है उसमें। उसमें से परसेंटेज रखी अंग्रेजों ने कि इतना % तुम रखोगे और बाकी हमें दे दोगे। लगभग 90% जो है वो कंपनी को देना होता था और 10 से 11% जो है वो जमींदार खुद रखता था। समझे बात को? सिंपल सी बात है, कंपनी ने यानी अंग्रेजों ने अपने एजेंट बना दिया उन बड़े बड़े लोगों को और उनको नाम दे दिया जमींदार। तो यही है जमींदारी सिस्टम, यानी टैक्स कलेक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने अपने एजेंट बना दिए जमींदार और वो जमींदार किसानों से टैक्स लेंगे। इसमें जो है इस सिस्टम में अंग्रेजों का किसानों से कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई उनकी मतलब वो नहीं है, आपस में कोई आमना सामना नहीं होता, बिल्कुल भी एक दूसरे को वो नहीं जानते। किसान टैक्स देते थे जमींदार को और जमींदार टैक्स देता था आगे चलकर अंग्रेजों को। आई बात समझ में? तो ये था जमींदारी सिस्टम। अब आपको एरिया याद होना चाहिए और कब और किसने लागू किया है ये याद होना चाहिए। तो 1793 में, लिख लो ये डेट, 1793 में लॉर्ड चार्ल्स कॉर्नवालिस ने, किसने? कॉर्नवालिस ने इस व्यवस्था को लागू किया। कहां कहां पे लागू किया? बंगाल वाले एरिया पे लागू किया। तो उस टाइम पे बंगाल, बिहार वाला पूरा एरिया और उड़ीसा वाला पूरा एरिया, इस एरिया में कॉर्नवालिस ने जमींदारी सिस्टम लागू किया, जिसके ही दूसरे नाम है इस्तमरारी बंदोबस्त, परमानेंट सेटलमेंट या स्थायी बंदोबस्त। क्लियर? अब इसे स्थायी बंदोबस्त क्यों कहते हैं? देखो मैंने अभी आपको बताया कि उन्होंने अपने जमींदार नियुक्त कर दिए, जमींदार इलेक्ट कर लिए कि जमींदार जो है वही टैक्स लेंगे। अब उन्होंने जो टैक्स है उसकी जो अमाउंट है उसका वो बिल्कुल फिक्स कर दिया था, स्थायी कर दिया था, परमानेंट लगा दिया था कि मान लो चाहे जमींदार को 1000 रुपये मिले किसानों से, चाहे उसे 5000 रुपये मिले, अंग्रेजों ने कह दिया कि हमें तो सिर्फ तुमसे 3000 चाहिए, तुम्हारी हेडेक है, हमारा कोई रोल नहीं है इसमें, तुम किसानों से चाहे 10,000 लो, 5,000 लो, चाहे तुम्हें 500 रुपये भी मिले, हमें तो हरदम 3000 ही चाहिए। सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं मैं, ये डाटा जो बता रहा हूं 3000 वगैरह, ये सिर्फ एग्जांपल आप समझ लो बस, कि अंग्रेजों ने एक अमाउंट फिक्स कर दिया, जैसे कि हमें 3000 चाहिए और उसको कह दिया जमींदार को, अब तुम्हारी मर्जी है, तुम किसानों से किसी तरीके से लो, कितना ही टैक्स लो, हमें तो इतना चाहिए। तो इसीलिए इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को स्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो अमाउंट था टैक्स का जमींदार के लिए वो फिक्स कर दिया था कंपनी ने कि जमींदार तुम्हें हमें हमेशा इतने ही पैसे देने पड़ेंगे। यही था समझने वाला मेन। तो उसके बाद ये दोनों बिल्कुल सिंपल हैं। तो जमींदारी में क्या हो गया, जमींदार नियुक्त कर दिए ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों ने। जमींदार का काम था किसानों से पैसा इकट्ठा करना और सारा अपने पास रखना। उसमें से लगभग 89 to 90% पैसा वो किसको देता था? कंपनी को देता था और 10 से 11% अपने पास रखता था। अमाउंट कंपनी ने फिक्स कर रखा था जमींदार के लिए, चाहे जमींदार को कम मिले ज्यादा मिले, जमींदार को तो जो फिक्स है वही देना पड़ता था कंपनी को। आगे बात समझ में? तो ये था जमींदारी सिस्टम। एरिया आप याद रखोगे, बंगाल, बिहार और उड़ीसा वाले एरिया में लगाया। किसने लगाया? कॉर्नवालिस जो थे उस टाइम पे, उन्होंने लगाया। क्लियर यहां तक? अब है दूसरा जो है रैयतवाड़ी। क्या है? रैयतवाड़ी। रैयत का मतलब होता है किसान। तो आप नाम से ही समझ जाओ, इसमें क्या करते होंगे, डायरेक्ट अंग्रेज जो है वो किससे इंटरेक्ट करते होंगे? किसान से, यानी रैयत से। तो डायरेक्ट इसमें रैयत जो है वो अंग्रेजों को टैक्स भरता था जाके। बिल्कुल सिंपल, जैसे हम आज भी भरते हैं टैक्स सीधा गवर्नमेंट को, बिल्कुल वैसे ही एक रैयत जाकर किसको टैक्स भरता था? गवर्नमेंट को, यानी अंग्रेजों को। क्लियर? तो रैयतवाड़ी कब और किसने लागू किया? रैयतवाड़ी जो है 1820 में लागू किया गया। टॉमस मुनरो नाम के उस टाइम पे गवर्नर जनरल, उन्होंने लागू किया इसको। तो टॉमस मुनरो ने 1820 में लागू किया है रैयतवाड़ी सिस्टम, और ये मेनली दक्षिण भारत में लागू किया गया था। तो जो दक्कन वाला पूरा एरिया है ये एरिया, उसके नीचे मद्रास वाला पूरा एरिया, यहाँ पर जो है वो रैयतवाड़ी सिस्टम लागू था।
क्लियर बिल्कुल। तो 1820 में रैयतवाड़ी सिस्टम लागू किया। बिल्कुल सिंपल है, इसमें कोई बीच में एजेंट नहीं होता जमींदार की तरह, इसमें सीधा किसान जाकर अंग्रेजों को टैक्स भरता है। देखो अब टाइम बदल रहा है, अंग्रेजों का राज बढ़ता जा रहा है। हमने पढ़ा था कि जमींदार सिस्टम 1793 में लागू किया गया। उस टाइम तक उनका रोल जो है बंगाल वाले एरिया तक था, वहां पर उनका कब्जा था। अब वो दक्षिण भारत तक फैल चुके हैं अंग्रेज, तो उन्होंने 1820 में नया सिस्टम लगाया। ठीक है, उसके बाद अब और उनका एरिया बढ़ता जा रहा है, आसपास के एरिया को वो जीतते जा रहे हैं। अब आ जाओ आप ऊपर की तरफ, पूरा ये जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर है आप मैप में देख सकते हो, जो ये पूरा पंजाब वाला एरिया, पाकिस्तान वाला एरिया सारा का सारा, और इधर एमपी तक भी जो एरिया है, इस एरिया में उन्होंने एक नया सिस्टम लगाया जो था महलवाड़ी सिस्टम। क्या है? महलवाड़ी सिस्टम। 1833 में महलवाड़ी सिस्टम शुरू किया गया। महल का मतलब होता है गांव, तो इसमें बिल्कुल सिंपल, एक गांव से एक आदमी जो है पूरे गांव का टैक्स इकट्ठा कर अंग्रेजों को देता था। रैयतवाड़ी में क्या था? एक एक किसान सेपरेटली जाकर अपना टैक्स भरता था। पर महल में क्या हो गया? एक गांव के जो है उसके ऊपर एक आदमी फिक्स कर दिया गया कि ये आदमी इस पूरे गांव का टैक्स लेकर हमारे पास जमा करेगा। ठीक है, तो इसमें जो कलेक्शन है वो एक एक आदमी से नहीं होता, एक एक गांव से होता है। महल का मतलब क्या है? गांव। तो एक गांव में एक आदमी होता था, उसी आदमी की हेडेक थी उस गांव से टैक्स इकट्ठा करना और किसको देना? अंग्रेजों को देना। समझ गए? तो 1833 में जो है महलवाड़ी सिस्टम लागू किया गया था। अब इसको डिजाइन किसने किया था ये आप याद रखोगे, होल्ट मैकेंजी नाम के एक आदमी थे, उन्होंने महलवाड़ी सिस्टम बनाया था, डिजाइन किया था, और विलियम बेंटिक के समय में ये लागू हुआ। क्लियर? तो आप इसके बारे में सिर्फ ये याद रख सकते हो कि इसे किसने बनाया? होल्ट मैकेंजी ने बनाया। कब लागू किया? 1833 में। क्लियर तीनों? अब आप समझ गए अच्छे से कि अंग्रेजों ने टैक्स कलेक्शन के 3 सिस्टम लागू किए। पहला था जमींदारी सिस्टम। उड़ीसा, बिहार, बंगाल वाले एरिया में जमींदार को किसानों से पैसा इकट्ठा करना होता था, उसमें से कुछ % जमींदार रखता था, बाकी अंग्रेजों को देते थे। इसमें अंग्रेजों का और एक आम किसान के बीच में कोई इंटरेक्शन नहीं होता था, सारा इंटरेक्शन जमींदार और उसके बीच में था, अंग्रेजों के बीच में। क्लियर? दूसरा वो था रैयतवाड़ी। रैयत में किसान खुद जाकर कंपनी को या अंग्रेजों को टैक्स जमा करवाता था, तो रैयतवाड़ी में सीधा इंटरेक्शन होता था किसान का कंपनी के साथ। आप एरिया याद रखोगे कहाँ कहाँ पर था? मद्रास में, दक्कन में, यहाँ पर था रैयतवाड़ी। उसके बाद महलवाड़ी। महल का मतलब होता है गांव, तो एक गांव से एक आदमी टैक्स इकट्ठा कर वो अंग्रेजों को देता था। क्लियर? तो तीनों आप याद रखोगे, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये चीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है टॉपिक। आगे भी जब भी आप कुछ भी पढ़ोगे तो सबसे पहले यही सिस्टम आते हैं कि टैक्स सिस्टम बताओ अंग्रेजों के टाइम पे। तो सारी डेट आप याद रखना और इनको अच्छे से नोट करके आप लिख लो इन सभी चीज़ों को। क्लियर यहाँ तक? तो अब हम आगे पढ़ेंगे हमारा चैप्टर, जिसमें कि इन्हीं दोनों व्यवस्था के ऊपर पूरा चैप्टर है। पहली जमींदारी, दूसरा है रैयतवाड़ी। और इसमें जो चैप्टर है हमारा, इसमें महलवाड़ी का जिक्र नहीं है। जो स्टोरी दी गई है पूरी की पूरी चैप्टर की, वो जमींदारी सिस्टम पे और रैयतवाड़ी सिस्टम पे दी गई है। तो आइए सबसे पहले हम जमींदारी सिस्टम पे ही चलते हैं। तो जमींदारी, अब आ जाओ दोबारा बंगाल में, वही था जमींदारी सिस्टम। बंगाल के सभी राजाओं को अंग्रेजों ने जमींदारियां सौंप दी गई, यानी उनको बड़े कई गांव सौंप दिए गए और जो है उनके लिए रेट फिक्स कर दिया गया कि इस एरिया से हमें इतना पैसा चाहिए। क्लियर? तो ये थी जमींदारी व्यवस्था। तो बंगाल के जितने भी जमींदार थे वो शुरू में खुश हुए। 1793 में लगाई जमींदारी सिस्टम, तो शुरू में वो खुश हुए, उन्हें लगा कि हमारी स्थिति ठीक है, अच्छी हो सकती है इससे। शुरू में क्या हुआ, उन्होंने मतलब फसल वगैरह ठीक होने लगी, अच्छी फसल होने लगी, थोड़ा बहुत मुनाफा जमींदारों को हुआ। लगभग 3-4 साल के अंदर ही इतनी बुरी सिचुएशंस हुई जमींदारों के साथ, क्या हुआ, फसल अच्छी नहीं हुई। अब फसल अच्छी नहीं होगी तो किसान जमींदार को टैक्स कैसे देगा? अब मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेजों ने तो फिक्स कर दिया कि जमींदार को तो अंग्रेजों को पैसे देने ही पड़ेंगे, चाहे उसे किसानों से कितना भी मिले, ज़्यादा मिले तो भी उसका, कम मिले तो भी उसका, जमींदार को तो अंग्रेजों को देना ही पड़ेगा। तो यहीं से हमारे चैप्टर की स्टार्टिंग होती है और यहीं से बंगाल के जमींदारों की मुसीबतों की भी शुरुआत होती है। तो हमें ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि जिस समय पे जमींदारी सिस्टम लागू किया गया
उस समय पे जो खेती है उसकी जो फसल थी उसके जो रेट थे वो बहुत कम थे। इससे क्या होगा, सारा बोझ किस पर आएगा, अंग्रेजों पर तो आएगा नहीं, सारा आएगा जमींदार के ऊपर। यही हुआ 1793 में ये लागू हुआ। 1797 तक आते आते जितने भी जमींदार थे उनके ऊपर कर्जा बढ़ता गया। क्यों? क्योंकि उन्हें फसल से किसान कुछ दे नहीं पा रहे हैं, अब जमींदार जो है वो उनको आगे देना पड़ता है कंपनी को, तो जमींदार बीच में पिस रहे हैं इसमें। तो जमींदारों को अपने पास से पैसे देने पड़े, जमींदारों के ऊपर कर्जा बढ़ता चला गया। जो बेचारे पहले कभी राजा की तरह हुआ करते थे उनकी सिचुएशन बुरी होने लगी, उनके जो महल थे, उनके जो बंगलो थे वो सारे बिकने लगे, उनकी नीलामियां शुरू होने लगी। तो जैसे ही आप एनसीईआरटी पढ़नी शुरू करोगे उसमें सबसे पहले नीलामी ही दे रखी है। 1797 में नीलामी हुई थी, डेट आप याद रखोगे 1797। कहाँ पे? बिरदवान में, बंगाल में ही एक जगह है बिरदमान, तो वहां पर नीलामी हुई वहां के जमींदार की। तो उसमें सारे घर बार, उसकी जितनी जमीन थी सारी वो छीन ली गई। अब यही से क्वेश्चन बनता है कि जो जमींदार हैं वो टैक्स क्यों नहीं भर पाए, यही तो पढ़ना है हमें इसमें सारा। हमें पता चल गया कि उनके ऊपर जमींदारी सिस्टम लागू था, उनको एक फिक्स अमाउंट अंग्रेजों को देना होता था, और ये जो फिक्स अमाउंट है एक फिक्स डेट को देना होता था। जैसे मान लो एग्जाम्पल कि महीने की पहली तारीख को उन्हें ये देना पड़ता था। क्लियर? अगर उससे एक भी दिन लेट हो गए ना तो उसको वो डबल कर देते थे। आई बात समझ में? जैसे कि मान लो एक जमींदार को 1 तारीख को पैसा चुकाना है, अगर उस 1 तारीख की शाम भी हो गई ना, यानी सूर्य डूब भी गया, शाम होते हुए भी अगर उसने पैसा दिया है, रात को पैसे दिए हैं 1 तारीख को, तो भी उसका पैसा डबल कर दिया जाता था। इतने सख्त कानून अंग्रेजों ने बनाए थे, क्योंकि अपने फायदे की सोचेंगे वो, जमींदारों की भलाई की तो सोचेंगे नहीं। तो इसीलिए इसको बोलते हैं सूर्यास्त कानून विधि, कि सूर्य छिपने से पहले पैसा दे दो तो ठीक है, अगर सूर्य अस्त होने के बाद पैसा दिया तो जो टैक्स है तुम्हारा वो डबल कर दिया जाएगा। अब जमींदारों के पास पैसे नहीं है, किसानों की फसल अच्छी नहीं हो रही है, जमींदार को टैक्स नहीं मिल रहा है, तो जमींदार आगे पैसे नहीं दे पाया, और ऐसे चल चलकर उस पर अंग्रेजों का कर्जा बढ़ता चला गया। और देखते ही देखते इन जमींदारों की जमीनें बिक गई, इनके घर बार बिक गए, हर चीज की नीलामी होने लगी। क्लियर? ये था हमारा यहाँ तक कि जमींदार जो हैं वो बेचारे टैक्स नहीं भर पाए जमींदारी सिस्टम में। कब की बात चल रही है? 1790 के दशक की बात चल रही है। कहाँ पे? बंगाल में। क्लियर? अब क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि जमींदार जो हैं वो टैक्स क्यों नहीं भर पाए। आधी बात तो आप जान चुके हो, अब एक एक करके समझेंगे कि जमींदार जो हैं वो टैक्स क्यों नहीं भर पाए। सबसे पहला पॉइंट बनेगा, प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, यानी कि कंपनी ने जो मांग रखी थी, यानी जो रेट फिक्स किया था वो बहुत हाई फिक्स किया था। जमींदार उसको भरने में समर्थ नहीं थे, नहीं भर पाए वो। समझे? क्या है पहला पॉइंट? प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, यानी जो उन्हें टैक्स भरना होता था उसके रेट बहुत हाई थे। दूसरा पॉइंट, जिस समय पे ये रेट हाई थे, यानी 1790 के दशक में, उस समय पे जो फसल है उसकी कीमत लो थी, वो बिल्कुल नीचे थी। समझे? तो फसल की कीमत लो है और टैक्स भरना पड़ रहा है हाई, तो कौन पिसेंगे? जमींदार पिसेंगे। यही हुआ। तो क्वेश्चन क्या था कि जमींदार टैक्स क्यों नहीं भर पाए, या आपसे पूछते हैं जमींदार कर अदा करने में क्यों चूक करते थे, यानी क्यों वो जमा नहीं करते थे। तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, यानी कि जो कंपनी ने रेट फिक्स किया था वो बहुत हाई था टैक्स का। दूसरी बात कि जिस समय पे रेट हाई था, फसल जो थी उसका लेवल बहुत लो था, उसकी बिक्री जो थी वो बहुत कम रेट पर हो रही थी। क्लियर दोनों पॉइंट? अब आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है कि जो टैक्स लिया जाता था वो सूर्यास्त कानून के द्वारा लिया जाता था, यानी अगर एक भी दिन लेट हो गए तो क्या करेंगे, वो बढ़ता, डबल हो जाता थी वो चीज़। तो इससे क्या हुआ, उनका टैक्स जो डबल होता गया, अब वो भर ही नहीं पाए वो बेचारे जमींदार लोग जो हैं। क्लियर? तो अब हमारा चौथा पॉइंट बनेगा कि राजस्व जो है असमान था, टैक्स जो है वो असमान था। कैसे? जैसे चाहे बारिश हो, चाहे बारिश ना हो, अकाल पड़ जाए, चाहे किसानों की फसल अच्छी हो या खराब हो,
फिक्स कर रखा था कि इतना ही देना पड़ेगा। असमाना मतलब कोई ये नहीं है कि छूट मिल जाए कहीं पे, अंग्रेजों ने तो फिक्स कर दिया तुम्हें हमें इतने पैसे देने हैं तो देने हैं, बात खत्म यहीं पर। ठीक है, तो अब जमींदार फंस गया बीच में, बारिश हो, सूखा पड़ जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, बाढ़ आ जाए, भूकंप आ जाए, मर जाए लोग, कुछ भी हो जाए, जमींदार को पैसे देने पड़ते थे। किसको? अंग्रेजों को। तो यही है कि राजस्व असमान था, फिक्स नहीं था, मतलब अच्छे टाइम पे भी उतना ही देना पड़ता था और बुरे टाइम पे भी उतना ही देना पड़ता था। फसल अच्छी हो चाहे ना हो उतना ही पैसा भरना पड़ता था हमेशा। तो इससे बहुत दिक्कत हुई किसानों को भी और जमींदारों को भी। क्लियर? उसके बाद अब अगला पॉइंट आता है कि जमींदारों की शक्तियां छीन ली गई, उनकी जो पावर थी ना वो छीन ली गई। जैसे कि जमींदार पहले राजा हुआ करते थे, मैंने अभी आपको बताया, तो पूरी समाज में उनकी चलती थी, वो अपने कोर्ट वगैरह लगाते थे, यानी न्याय वगैरह करते थे, लोग उनकी बातें मानते थे सारी, मतलब जज की तरह वो काम करते थे। उनकी अपनी सेनाएं होती थी, उनके अपने महल होते थे, वो सारी चीज़ें अंग्रेजों ने ख़त्म कर दी और जमींदार जो है उनकी सिचुएशन बुरी हो गई। इस बात से भी जमींदार नाराज़ थे। तो ये सारे रीज़न है जिनकी वजह से जमींदार अपना टैक्स नहीं भर रहे हैं। प्रारंभिक मांगे बहुत ऊंची थी, राजस्व असमान था। जिस समय पे राजस्व जो है वो ऊंचा रखा गया उस समय पे कीमतें फसलों की बहुत कम थी। उसके साथ साथ सूर्यास्त कानून लागू किया गया, एक भी दिन लेट होते ही पैसा डबल हो जाता था। और उस टाइम पे फसल अच्छी नहीं हुई, किसानों ने जमींदार को पैसा टैक्स नहीं दिया। ठीक, अब अगला पॉइंट यही बनाओगे आप कि किसान जो है वो मजबूरी में पैसा नहीं दे पाते थे, और इसी के साथ में पॉइंट बनाओगे कि किसान जानबूझकर भी पैसा नहीं देते थे। अब जमींदार जो है वो अपने घर से तो सारा पैसा देगा नहीं है, वो क्या करेगा? किसानों पर के ऊपर बोझ डालेगा, फसल अच्छी हो या ना हो हमें पैसा चाहिए। जमींदार ऐसे बोलेगा, क्यों बोलेगा ऐसे? क्योंकि उसे आगे किसको देनी है? अंग्रेजों को देना है। तो जमींदार किसानों पर थोड़ी सख्ती बरतता था, जिससे कि किसान उससे नाराज रहते थे, और किसानों ने क्या किया? जानबूझकर टैक्स देना बंद कर दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि जो ये जमींदार है इसको तो फिर आगे भरना ही पड़ेगा। तो जब फसल अच्छी नहीं होती थी तो किसान जो है वो टैक्स नहीं देते थे जमींदार को, या तो भाग जाते थे, कुछ भी करते थे, किसान उसको टैक्स नहीं देते थे। आई बात समझ में? तो ये सारी बातें हैं जिनकी वजह से जो जमींदार हैं वो टैक्स नहीं भर पाते थे। क्वेश्चन आएगा आपके पेपर में कि जमींदार कर अदा करने में क्यों चूक करते थे? चाहे इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो आप, चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हो, यही पॉइंट आपको लिखने हैं, यही ऐसे ही समझना है कि रेट बहुत हाई थे और जो फसल है उसके रेट बहुत लो थे, सूर्यास्त कानून था, ये सारी बातें आप उसमें बताओगे। क्लियर यहाँ तक? तो हमने अब तक पढ़ लिया कि ये तीनों टैक्स सिस्टम क्या थे। जमींदारी सिस्टम हम पढ़ रहे हैं अभी बंगाल में, और हमने पढ़ लिया कि बंगाल के जमींदारों की हालत बहुत ख़राब थी और जो है वो टैक्स नहीं भर पाते थे, और उनकी सिचुएशन इतनी ख़राब होती चली गई कि उनके घर बार की नीलामियाँ होने लगी। एक नीलामी आपको डेट भी याद रखनी है, 1797 में जो है वर्धमान की नीलामी हुई थी। क्लियर? अब अगले वीडियो जो आएगी, अगली वीडियो में हमें पढ़ना है कि जो ये जमींदार थे इन्होंने अपनी ज़मीनों को कैसे बचाया, और उसके बाद आगे हमारा चैप्टर कंटिन्यू रहेगा। तो ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर इंग्लिश आपकी सफलता की रुकावट, एंड इफ यू आर नॉट गेटिंग राइट पोजीशन रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ इंग्लिश, सो डोंट वरी, हमारा एक चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट नाम से, जिसका लिंक हमने ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप यूट्यूब पर फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट FLUENTA INSTITUTE लिख कर भी सर्च कर सकते हो। हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल पर हम आपको स्पोकन इंग्लिश, IELTS, PT, TOEFL, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, लाइफ स्किल और मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियोज़ देते हैं। और अगर आप हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हो तो ऊपर दिए गए नंबर पे हमारे काउंसलर्स को कॉल करें और कोर्सेज के बारे में अभी पता करें। लेकिन ध्यान रखना, जो ऊपर नंबर दिए गए हैं ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश डिपार्टमेंट में ही मिलेंगे। बाकी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए या क्वेरी के लिए आप इन नंबर पे कॉल बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये सिर्फ स्पोकन इंग्लिश रिलेटेड जो हमारा डिपार्टमेंट है वहीं पर आपकी बातें हो पाएंगी। और अगर आप चाहते हो सब्जेक्ट्स की PDF और कोई और इन्फॉर्मेशन, तो आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, जो कि
हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप सर्च करके भी हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। हम जितने भी बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं हम सभी पर अवेलेबल हैं, आप उन पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। बाकी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उनकी सभी की वीडियोस हमने प्लेलिस्ट में बिल्कुल सीक्वेंस में डाली हुई हैं। आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो उनकी जो वीडियोज़ हैं प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें, जहाँ पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस सीक्वेंस में मिल जाएगा। जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, सिविक्स है, सभी सब्जेक्ट्स हमने अलग अलग से दिए हुए हैं। तो जो हमारे चैनल है फ्लुएंटा इंस्टीट्यूट वो है स्पोकन इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आप सभी सब्जेक्ट्स की जो वीडियोस देखना चाहते हो वो आपको इसी चैनल पर मिलेंगी, फ्लुएंटा फैमिली पर। और जो हमारे जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी जो वीडियोस हैं वो सारी प्लेलिस्ट में से सीक्वेंस में ही देखें। हमने सारी वीडियोस को अरेंज किया हुआ है प्रॉपरली प्लेलिस्ट के अंदर, जिनका लिंक भी हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।